सनातन से साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। गुरु तो गुरा, अब चेला भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने लगा है। भड़काऊ भाईजान ने उत्तर प्रदेश में नफरत का ऐसा बीज बोया कि अब एआईएमआईएम के जमूरे खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों के दिलो दिमाग में जहर खोल रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। अब एआईएमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है। आप हमें नहीं रोक सकते। अब तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम भी बोलेंगे, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। जैसा गुरु वैसा चेला। भड़काऊ भाईजान का काम ही है मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के काम में अब भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने अपने जमूरे को भी मैदान में उतार दिया है। भड़काऊ भाईजान से समाज में नफरत फैलाने का ज्ञान लेकर जब एआईएमआईएम का पंडित शौकत अली माइक पर बोलना शुरू किया तो ये भूल गया कि यूपी में बाबा की सरकार है और शब्दों का दायरा पार किया तो बाबा की पुलिस मुकम्मल इलाज कर देगी। लेकिन बावजूद इसके एआईएमआईएम का यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मंच पर बोलना शुरू किया तो हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला। हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम भाइयों के दिलो दिमाग में जमकर नफरत बोई। जरा सुनिए शौकत अली कैसे आक्रांत मुगलों के शासन पर खुद का सीना ठोक रहा है और हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा है। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। सुना आपने, ओवैसी के इस जमूरे को 832 साल के शासन पर गर्व हो रहा है। उस 832 साल के शासन पर जिसमें हिंदुओं की जिंदगी को नर्क बना दिया गया। तलवार की धार पर की गई 832 साल के शासन पर शौकत अली अपना सीना ठोक रहा है। लेकिन वो भूल गया कि सनातन धर्म तो 4000 साल पुराना है। लेकिन हिंदुओं ने कभी समाज में ऐसा जहर नहीं बोया जैसा शौकत अली नफरत की खेती कर रहा है। नफरत की खेती करे भी क्यों ना, जब गुरु का नाम ही हो भड़काऊ भाईजान तो चेला तो जहर उगलेगा ही। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी मुस्लिम हितों के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं। अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा, दबा के याद रखो। अब समझ आया कि हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान और नफरत की खेती कहां से हो रही है। संभल में जब शौकत अली मंच पर पहुंचा तो न सिर्फ 832 सालों तक राज करने के नाम पर जहर उगला, बल्कि हिंदुओं के शादी विवाह को लेकर भी मुसलमानों के दिलो दिमाग में जमकर जहर घोला। अब जरा शौकत अली के उस बयान को भी सुन लीजिए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि एआईएमआईएम, ओवैसी और शौकत अली के दिमाग में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम 1 शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। गजनवी और औरंगजेब को मानने वाले ओवैसी और उसके जमूरों की दुकान यूपी विधानसभा चुनाव में तो नहीं चल पाई, लेकिन अब वो अपनी पतंग 2024 के लोकसभा चुनाव में उड़ाने की कोशिश में है
और इसके लिए वो अभी से ही मुसलमानों को भड़काने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कांग्रेस समेत तमाम छोटी पार्टियां इस साल के आखिर और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, लेकिन बीजेपी इसके उलट 2024 की लड़ाई की तैयारी में मशगूल है। और कहते हैं ना, दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और यूपी में भगवा खिलाने के लिए अब बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिमों पर आकर टिक चुकी है और उन्हें अपने पाले में करने के लिए बीजेपी 16 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे का कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो चलिए हम बता देते हैं। बीजेपी की जीत के पीछे का कारण यह है कि उसके नेता पूरे साल चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव कितना ही छोटा या फिर बड़ा क्यों ना हो, चुनाव कितना ही दूर क्यों ना हो, बीजेपी के नेता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और अब पीएम मोदी लखनऊ में जो करने जा रहे हैं उसे देखकर विरोधी दलों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को बीजेपी लखनऊ में पसमानदा मुस्लिमों के बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी अभी से ही मैदान में उतर गई है। खासकर यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजरें वोट बैंक पर हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में बहुसंख्यक पिछड़ों को अपने पाले में करने के बाद बीजेपी अब 2024 के चुनाव के लिहाज से मुस्लिम वर्ग के पिछड़े समुदाय के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और इसलिए पसमंदा बुद्धिजीवी सम्मेलन ये राजधानी लखनऊ में बुलाया गया है रविवार के दिन। और ये बड़ा कार्यक्रम जिसके माध्यम से तमाम बुद्धिजीवियों को जो पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं मुस्लिम समाज में, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से की जा रही है। इस कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वो मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। जम्मू कश्मीर से आने वाले हाल में ही राज्यसभा के लिए तय किए गए बीजेपी के सांसद वो इसके मुख्य वक्ता होंगे। तमाम और भी कई सारे ऐसे चेहरे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के तमाम सारे पदाधिकारी और सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कोशिश यह है कि बीजेपी की पैठ खासतौर पर मुस्लिम तबके में जो तमाम सारी योजनाओं की बेनिफिशियरी है, चाहे आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई योजना हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आयुष्मान कार्डों की योजना हो, उन तमाम योजनाओं का बड़े पैमाने पर लाभ ले रही है, उसको एक वोट बैंक के तौर पर अपने साथ जोड़ा जाए। और उसी कवायद में पासमानदा समाज के बुद्धिजीवियों का एक बड़ा सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। पसमानदा बुद्धिजीवियों का ये सम्मेलन लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में होगा। इस सम्मेलन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे जिनसे पीएम मोदी बात करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। यूपी में 19% मुस्लिम हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिमों का वोट मिला था और बीजेपी के बड़े नेताओं की माने तो ये 8% वोट पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों का ही है। और यूपी में 10% पसमानदा मुस्लिम हैं और अब बीजेपी का फोकस इनके वोट बैंक पर है। अगर सिर्फ यूपी की बात करेंगे तो मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, वाराणसी जैसे शहरों में उनकी बड़ी तादाद है और 2024 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी अब पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने में जुट गई है। 2024 में यूपी के सभी लोकसभा सीटों पर भगवा खिलाने के लिए बीजेपी 90-10 के फॉर्मूले पर चल रही है और इस काम में बीजेपी के साथ आरएसएस भी सक्रिय हो गई है। और दिल्ली में उमर इलियासी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मिलना बता रहा है कि बीजेपी मिशन 2024 में अभी से जुट गई है।
इसी साल जुलाई में हैदराबाद में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को हिंदुओं के अलावा अल्पसंख्यक और समाज के पिछड़े तबके में भी पहुंच बनाने की सलाह दी थी। और उसी के बाद 16 अक्टूबर को लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवियों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो बता रहा है कि 2024 में बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात के केवड़िया में चल रहे कानून मंत्रियों और सचिव की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई बड़े ऐलान किए। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही करीब 1500 कानून को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। आजादी के बाद कई सरकारें आई और गईं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए गए बेवजह के कानून को खत्म करने का जिम्मा किसी ने नहीं उठाया। पिछले सरकारें जो काम नहीं कर पाई वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया और पीएम मोदी ने इसका ऐलान गुजरात के केवड़िया में चल रहे कानून मंत्रियों और सचिवों की बैठक में किया। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए गए करीब 1500 कानूनों को रद्द कर दिया है। ये ऐसे कानून थे जिनका बेजा लाभ उठाकर जनता को परेशान किया जाता था। देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। किसी भी देश को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का मजबूत होना जरूरी है और उतना ही जरूरी है न्यायपालिका पर भरोसा। और कानून मंत्रियों और सचिवों की बैठक में पीएम मोदी ने देश और जनता को यही संदेश दिया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का बेहतरीन ढंग से काम करना कितना जरूरी है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूं। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 75वें साल पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को अब बताने की कोशिश की है शासन कैसे किया जाता है। केंद्र सरकार के साथ आम जनता के बेहतरी का जिम्मा राज्य सरकारों का भी है, यानी जनता को ऐसा न लगे कि देश या राज्य में कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं। साफ है, एक मजबूत समाज के लिए मजबूत कानून व्यवस्था का जरूरी होना, समय पर पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। गुजरात के सीएम से लेकर पीएम तक का 21 साल का सफर पूरा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जब न्याय नहीं मिलता तो फिर कानून व्यवस्था के ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ जाता है। समाज में अलग अलग तरह की कुरीतियां सिर उठाने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अब एक गरीब का भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। अब हिंदी पट्टी से आने वाले छात्र भी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने जा रही है। अब हिंदी बोलने और समझने वाले छात्र अंग्रेजी के मोहताज नहीं बनेंगे। अब उनका डॉक्टर बनने का सपना नहीं टूटेगा। अब हिंदी पट्टी से आने वाले छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना भी साकार होगा। अब हिंदी पट्टी के छात्र अंग्रेजी के मोहताज नहीं है। अब हिंदी बोलने और पढ़ने वाले छात्र भी डॉक्टर बनेंगे, सपनों की उड़ान भरेंगे। देश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। सिलेबस लेकर किताब तक सब कुछ हिंदी में होगा। पढ़ाई और परीक्षा भी हिंदी में होगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां हिंदी में डॉक्टरों की पढ़ाई होगी और इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड मैदान से करने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल वो पहुंच रहे हैं एक बड़ी कह सकते हैं इबारत लिखने के लिए। देश के उस गरीब को, हिंदी मीडियम के उस बच्चे को जिसका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन अंग्रेजी जिसके आड़े आती रही, उसको किस तरह से हिंदी में डॉक्टरी करवाई जाए, डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई जाए, या दूसरे सब्जेक्ट की बात आगे होगी। लेकिन मध्य प्रदेश पहला कदम रख दिया है और पहला कदम है ये जो मंदार आप देख रहे हैं। मंदार वो पर्वत है जिससे मंथन करने से अमृत का सृजन हुआ था और उन गरीब बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक तरह से अमृत का सृजन हो रहा है। और ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर 97 डॉक्टरों की टीम घंटों की मशक्कत के बाद कई दिन, कई महीने यहाँ लगाए, ताकि उस गरीब माँ के बेटे को, वो हिंदी जो जानता है लेकिन इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी नहीं समझता है या कम समझता है, वो कैसे डॉक्टर बनेगा, उसको लेकर बहुत मंथन चला। लगातार बातें हुई और 97 डॉक्टर्स लगातार जुटे रहे कि किसी तरह चीज़ों को शेप अप किया जाए। और 3 बुक्स जो हैं वो उनको तैयार किया गया। इन 3 बुक्स के ज़रिए मेडिकल के पहले चरण का आगाज़ हो रहा है एक तरह से। तो MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में हो। और ये जो वॉर रूम है, ये कंट्रोल रूम है, लगातार यहाँ घंटों मशक्कत हुई, काम हुआ। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं और आज भी जुटे हुए हैं। लॉन्चिंग से पहले तक और लॉन्चिंग के बाद भी इस वॉर रूम में लगातार ये कोशिश होगी कि कैसे सहूलियत उन बच्चों को पहुँचाई जाए, कैसे ईज़ बढ़ा दी जाए और जो भोपाल से दूर सुदूर गांव में पढ़ता बच्चा, हिंदी मीडियम में पढ़ता हुआ बाला बच्चा जो है, वो कैसे एक अच्छा डॉक्टर पढ़ के निकले। पूरे सिलेबस को हिंदी में बनाने में 6 महीने तक 97 डॉक्टर्स की टीम दिन रात जुटी रही। तब जाकर ये सपना साकार हुआ है और अमित शाह कल यानी कि 16 अक्टूबर को MBBS की हिंदी की किताबें लॉन्च करने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई छात्र हिंदी मीडियम स्कूलों से आते हैं। 12वीं कक्षा के आधार और कोचिंग में मेहनत के बाद वो नीट की ऑल इंडिया परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन MBBS की पढ़ाई में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वो भी आसानी से MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। सही, एक बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा हमारा प्रयास फलीभूत हो रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना था कि अब हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं वो भी सुगमता के साथ मेडिकल की पढ़ाई करें। और इसीलिए मुझे प्रसन्नता है कि हमने ये काम पूरा किया है और अब मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पहल की और ये सपना हमारा साकार हुआ है। ये मंदार है हमारा वॉर रूम। इस मंदार में हमने लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद 97 डॉक्टर्स की टीम और हमारे बाकी टीम ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि हम इस पूरे काम को फलीभूत करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद MBBS की किताब हिंदी में तैयार की गई है। कई टेक्निकल शब्द ऐसे हैं जिनका नाम तो अंग्रेजी में है, लेकिन उसे हिंदी में ही लिखा गया है। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने और उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया है ताकि छात्रों को कोई कंफ्यूजन ना हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। घाटी में धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही आतंकी बौखलाए हैं और घाटी को दहलाने के लिए एक के बाद एक साजिश रची जा रही है। कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आज एक बार फिर से आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर सड़क पर उतर आए। घाटी को एक बार फिर से आतंकी आग में झोंकने के लिए आतंकी बेचैन है, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी ने आतंकियों के सभी प्लान पर पानी फेर दिया है। बांदीपुरा में आतंकियों ने एक बार फिर से पुलवामा हमले को दोहराने की कोशिश की है, लेकिन उनके इस साजिश को सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया। बांदीपुरा में विस्फोटक से भरा एक गैस सिलेंडर को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। 2 सिलेंडर में 16 किलो आईईडी लगाई गई थी, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी सुरक्षा बलों ने कठुआ के बिलावेर इलाके में 3 आईडी और स्टिकी बम मिला हुआ था। लगातार साजिश नाकाम होते देख आतंकी बौखला गए हैं और टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकियों ने आज शोपियां में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये साजिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी ज़मींदोज़ हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों की हत्या की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले अगस्त में भी तिरंगा यात्रा के दौरान आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाए जाने के बाद अब आम लोग भड़क गए। रिपोर्ट, भारत 24।